हेलो एवरीवन, प्रियास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेज झींगी पार्सल। झींगी पार्सल भी इसे कहते हैं और इसे वेज पार्सल भी कहते हैं। मैकडॉनल्ड्स की ये फेमस रेसिपी है और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को प्रिय है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और झटपट से हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन बेस है यानी कि जो ब्रेड होता है वो बनाने के लिए यहाँ पे मैं ईस्ट को एक्टिवेट करना है, जिसके लिए हमने गुनगुना पानी लिया है। उसमें नाप के 3 चम्मच मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है। ये 1 टीस्पून का नाप है, वो 3 टीस्पून मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है। जितनी आपको ईस्ट लेनी है उससे डबल आपको शक्कर लेनी है। यहाँ पे 3 चम्मच हमने शक्कर ली है तो 1.5 चम्मच हम इसमें ईस्ट लेंगे। यहाँ पे अच्छे से शक्कर को घोलने के बाद मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून जितना मैं एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए आधा चम्मच ही मैंने भरा है, तो जितनी हमने चीनी ली थी उससे आधा हमने ईस्ट लिया है। अच्छे से इसे घोल लेंगे और इसे ढक के एक्टिव होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा। अभी गर्मी का मौसम है तो ये जल्दी एक्टिव हो जाता है, नहीं तो आधा घंटा भी लग सकता है। जब तक ये ईस्ट हमारा एक्टिव हो रहा है तब तक मैं आपको वेजिटेबल्स दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे टमाटर को काट के लिया है बारीक वाला, इसके बीज निकाल दिए थे। साथ में मैंने जो बिना तीखा मिर्च आती है मोटी वाली, वो भी थोड़ी सी काट के ली है। प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, कैप्सिकम लिया है बारीक कटा हुआ और हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ। यहाँ पे वेजिटेबल्स मेरे घर में जो अवेलेबल थी वही लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। कई जगहों पे झींगी पार्सल में वे पनीर भी डाला जाता है, मेयो भी डाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कम सामान के साथ आपको दिखा रही हूँ। अब चलिए पहले हम इसको जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उससे सौते कर लेते हैं। ये करना इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये जो लोग खाते हैं, ख़ास करके एजेड जो लोग होते हैं, उन्हें सब्जियां कच्ची है, जिसे हम आज के ज़माने में क्रंचीनेस कहते हैं, वो पसंद नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसे अगर आप पका लेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी और आराम से कोई भी इसे खा सकेगा। तो बस हमें सब्जियों का कच्चापन दूर करना है, इसलिए मैंने तेल यहाँ पे बिल्कुल नाम मात्र का लिया है। आपको भी बहुत ही कम तेल लेना है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। और प्याज और शिमला मिर्च ये दोनों को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने दोनों को डाल दिया है। अगर आप स्वीट कॉर्न ले रहे हैं तो स्वीट कॉर्न को बॉईल करके लेना है, तो फिर आपको उसे इस तरह से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे हम इसके अंदर हमें पकाना है। इसको तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से लो फ्लेम पे इसे पकाना है। ये जल्दी पक जाए और एकदम ढीले पड़ जाए, नरम हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। नमक आप थोड़ा सोच समझ के कम ही डालिएगा, क्योंकि आगे हम इसमें जो सामान डालेंगे उसमें भी थोड़ा थोड़ा नमक आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नमक थोड़ा सा समझ के मैंने लिया है। यहाँ पे जैसे ही हमने नमक डाला हमारे प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गए थे, कैप्सिकम भी थोड़े से ढीले पड़ने लगे थे। अब यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। अगर आप टमाटर पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन टमाटर अगर आप डाल रहे हैं तो इसके बीज हटाकर ही इसे यूज़ करें। अब इसके अंदर देखिए मैंने गैस की फ्लेम एकदम ही लो रखी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका गैस की फ्लेम लो होने के बावजूद भी ये तेज़ ही आ रही है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, तो आप बंद कर सकते हैं कुछ देर के लिए। अब इसमें मैंने ऑरेगानो डाला है आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे मिक्स हर्ब। तो यहाँ पे मैंने मिक्स हर्ब भी डाल दिया है। पिज़्ज़ा में या झींगी पार्सल में ये मिक्स हर्ब और ऑरेगानो इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसी से तो इनकी पहचान है, तो ये डालना ज़रूरी है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब बंद करने के बाद ही बाकी का प्रोसेस हम करेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दूँगी। अगर आप इसके अंदर मैगी का टेस्ट देना चाहते हैं तो मैगी का मैजिक मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 से ढाई चम्मच मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस डाला है। आप इसकी जगह टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा प्रोसेस चीज़, बहुत ही थोड़ा मैंने डाला है। हमें सिर्फ हमारा जो वेजिटेबल है उसे बाइंडिंग देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ डाला है। साथ ही जो हरा धनिया था बारीक कटा हुआ वो भी डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे वेजीज़ जो है वो गर्म है,
तो हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, और वो मेल्ट होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टफ़िंग है वो स्टिक हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही इसको करना है। तो स्टफ़िंग यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। देखिए, जैसे प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वैसे फॉलो करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है और काम भी फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे हम ठंडा करने रखेंगे। हमने जो ईस्ट रखा था एक्टिव होने के लिए, उसे देख लेते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ईस्ट हमारा अच्छे से एक्टिव हो चुका है। इसमें एक तरह का झाग आने लगता है। जब झाग आ जाए तभी आपको आगे का प्रोसेस करना है। अगर आपके ईस्ट में झाग नहीं आया है, इसका मतलब या तो वो बहुत पुराना हो चुका है, यानी कि एक्सपायर हो चुका है, या फिर वो अच्छी कंपनी का नहीं है। अब यहाँ पे ईस्ट एक्टिव हो गया था। उसके बाद मैंने 1.25 कप मैदा लिया था, छान के लिया था मैदा। आप इसमें हाफ मैदा और गेहूँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा मैदा लेंगे तभी आपको सॉफ्टनेस और एकदम मार्केट जैसी मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा गेहूँ का आटा लेंगे तो थोड़ा सा टेक्स्चर चेंज हो सकता है। यहाँ पे ईस्ट का पानी हमने डाल दिया है, पूरा जितना भी मैंने लिया था वो पूरा ईस्ट का पानी डाल दिया, और बाकी मैंने जो ज़रूरत पड़ी तो मैंने सादा पानी, इसमें मटके का पानी लेके आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। अब देखिए, जब भी आप ब्रेड बनाएं या पिज़्ज़ा बेस बनाएं या फिर इस तरह से झींगी पार्सल बनाएं, सभी में इसको आटे को नीड करना बहुत ज़रूरी है, यानी इसको मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मैंने थोड़ा सा खाने का तेल बिछा दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आटा गूँथते टाइम नमक नहीं डाला था, मैंने सिर्फ स्टफिंग में नमक डाला है, आटे में नहीं डाला था। तो यहाँ पे हमें नमक तेल में डालना है। ऐसा करने से नमक की जो तासीर है वो 50% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ईस्ट को एक्टिव होने में अच्छा एक प्रोग्रेस मिलता है, अच्छा एक स्पेस मिलता है। अगर आप नमक को आटे के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का। अब इसे हमें अच्छे से मसलना है। आगे आगे इसको घसीटते हुए वापस लाके, फिर आगे घसीटते हुए वापस लाके, इस तरह से हमें इसको आटे को अच्छे से मसलना है। ये देखिए, अभी अगर आप आटा देखिए तो आटा अपने आप में स्टिकी नहीं है, रबर जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन रिलीज़ नहीं हुआ है। तो हमें इसको ग्लूटेन रिलीज़ करना है। मार्केट में ग्लूटेन पाउडर भी मिलते हैं, आप वो भी लाकर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अलग से खर्चा करने की बजाय आप मैदे को ही अगर मसल लेंगे तो भी रिज़ल्ट आपका परफेक्ट ही आएगा। तो देखिए, अच्छे से इसको मसलने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक इसे मसलना है, और जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा थोड़ा करके आप एक एक 2-2 बूंद तेल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा तेल बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। मैंने तकरीबन 3 बार ही तेल लिया था और 15 मिनट में 5-5 मिनट के गैप में मैंने तेल डाल के इसको अच्छे से मसल लिया था। तो 15 मिनट होने आए हैं और ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी स्टिकीनेस। देखिए, अगर आप इसको खींचते हैं तो देखिए ऐसे रबर जैसा होना चाहिए, जिसे हम इलास्टिक भी कहते हैं। तो बस इस तरह का हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका आटा अब रेडी है। ये देखिए, हाथ में भी बहुत अच्छे से चिपक रहा है। तो आटा अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप तेल लगाइएगा, सूखा आटा मत लीजिएगा। अगर आप सूखा आटा लेते हैं तो फिर आपके आटे की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और फिर वो ड्राई भी होता जाएगा। हमें इसको ड्राई नहीं करना है, हमें इसको हार्ड भी नहीं करना है। जितना हमने बनाया है सॉफ्ट जैसा, बस वैसा ही रखना है। तो मैंने हाथों को फिर से तेल से ही चिकना कर लिया और अब हाथ में हमारे चिपक नहीं रहा है आटा। अब इसकी हम पोटली बना लेंगे। ऊपर से अच्छे से इसको एक हम चिकना करेंगे और नीचे की तरफ इसका हम जोड़ लगाएंगे। और आटे को मैंने उसी बाउल में रख दिया है जिस बाउल में मैंने आटे को गूंथा था। आटे को ढककर मैंने आधे घंटे के लिए इम्प्रूव करने छोड़ा था। इम्प्रूव होने के बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और देखिए, मैंने उंगलियों पे थोड़ा सा तेल बाहर की साइड लगाया है इसे पंच करने के लिए। जब हम इसे पंच करते हैं तो आटा हाथ में चिपक जाता है, ये ना हो इसके लिए यहाँ पर मैंने पहले तेल लगा लिया था। अब देखिए, आटे में अच्छे से जाली बन चुकी है। एक बार आटा जब इम्प्रूव हो जाता है तो बस उसको पंच करके आपको हवा निकालनी है। उसके बाद उसे मसलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मसलेंगे तो आटा फिर से अपने ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा और फिर उसको इम्प्रूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बस हमें एक ही बार इसको पंच करके मैंने आटे को बस मिला लिया था, इकट्ठा कर लिया है। और इसमें से हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ रही हूँ। आप अगर बड़ी साइज़ का बनाना चाहें तो थोड़ी बड़ी साइज़ का ले सकते हैं। यहाँ पे रोटी से हल्का सा बड़ा मैंने लोई तोड़ा है। इतने से आटे में, 1.25 कप आटे में हमारे 6 ज़िंगी पार्सल तैयार हो जाते हैं। आप मार्केट में चेक कर लीजिएगा, मैकडॉनल्ड्स में अगर आप जाते हैं तो ज़िंगी पार्सल की क्या प्राइस है। मैंने तो कभी खाया नहीं है,
अगर आप लोगों में से किसी ने खाया है तो मुझे कमेंट्स करके उसकी प्राइस ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 बॉल्स तैयार किए हैं, 6 इसके लुइयाँ काट के ली है। अब तुरंत ही आगे का प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे मैंने चकला ले लिया है और एक लुई को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। कहीं से भी ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वैसा चिकना कर लेना है और इसका जोड़ पूरा नीचे जाने देंगे। अब देखिए मैंने इसको रखा है। यहाँ पे चकले के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा के चकले को भी चिकना कर लेंगे, नहीं तो ये आटा वहाँ पे चिपक जाएगा। सूखा आटा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि सूखा आटा अगर आप इस स्टेज पे भी लेते हैं तो इसका बेकिंग पे असर होता है और फिर बेकिंग के टाइम पे ऊपर से बहुत पाउडर पाउडर जैसा लगता है, वो ना हो इसलिए मैं यहाँ पे सूखा आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसको सीधा ही हम हाथ से ही हमें बेलना है। थोड़ा सा देखिए तेल लगा के मैंने चकले को चिकना कर लिया है और हाथों में भी मेरे तेल है। अब इसको इसी तरह से हाथों की मदद से फैलाते हुए हम गोल शेप दे देंगे। एक बड़ी साइज़ की पूरी होती है, उसी पूरी की साइज़ में हम इसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे फैला लिया है। इसकी कोई परफेक्ट ऐसी साइज़ नहीं है कि इतना मोटा रखना है, इतना पतला रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि फटना नहीं चाहिए बीच से। और अब तीनों साइड से देखिए इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि इसका रेक्टेंगल शेप आ जाए। इसे फ़ोल्ड करने का कोई एग्ज़ैक्ट ऐसा वो नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि बस ये करना ही करना है। बस हमें हमारी जो शेप है वो रेक्टेंगल आनी चाहिए, क्योंकि उसी के बाद हम इसको ज़िंगी का शेप दे पाएंगे। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करने के बाद फ़ोल्डिंग वाली जगह को भी आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है, नहीं तो वहाँ से आटा अच्छे से फूलने लगेगा और आपका जो शेप है वो ख़राब हो सकता है। बीच में मैंने तकरीबन एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग भर दिया है और ऊपर से मैंने थोड़ी सी प्रोसेस चीज़ भी रख दी है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। अब देखिए एक हम छोर से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और दूसरे को और तीसरे को एक दूसरे के ऊपर तीनों साइड्स को हम चिपकाते जाएंगे। अगर आपका नहीं चिपक रहा है तो आप पानी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा आटा परफेक्ट है यहाँ पे, तो इसको चिपकाने के लिए कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी हो जाएगा। बहुत आसानी से इसका शेप आ जाता है। अब देखिए दूसरा भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। उसी तरह से मैं बाकी के 4 भी बना लूँगी, यानी टोटल हमारे 6 ज़िंगी यहाँ पे तैयार हुए हैं। चकले को आप एक ही बार ऑयल से ग्रीस कीजिएगा, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से फैला लिया है। अब फैलाने के बाद देखिए 3 साइड से हम फोल्ड करके इसको रेक्टेंगल शेप दे देंगे और अच्छे से जो हमने फोल्ड किया है उसे भी प्रेस कर लेंगे। बीच में हमें स्टफिंग रखना है। हमने स्टफिंग स्टार्टिंग में ही बना लिया था, इसलिए स्टफिंग एकदम ठंडा हो चुका है। ठंडा स्टफिंग ही हमें भरना है, नहीं तो ये हमारे शेप को और हमारे आटे को ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे ठंडा ही स्टफिंग मैंने भरा है। ऊपर से मैंने चीज़ डाल दी, जैसे मैंने पहले वाले में किया था, और तीनों साइड से उसके छोर को मिलाते हुए ऊपर हमें स्टिक कर लेना है। इसी तरह से बाकी के मैं 4 हैं वो भी करके तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ओवन की बेकिंग ट्रे में डायरेक्ट ही इसे रखा है। इसके अंदर मैंने सिर्फ तेल को ग्रीस किया हुआ है। इसके अंदर कोई बटर पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। हमने जैसे आटा गूँथा है ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इसे इम्प्रूविंग के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो बंद ओवन में मैंने 15 मिनट के लिए इसे इम्प्रूव करने छोड़ा था, और साइज़ आप देख सकते हैं जब हमने बनाया था और अभी का साइज़ में काफ़ी फ़र्क है। ये काफ़ी बड़ी साइज़ के हो चुके हैं, फूले फूले से लग रहे हैं। अब हमें इसको सीधा ओवन में रखना है। प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री पे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। बोथ साइड के रोड आपको चालू करके रखने हैं। तो देखिए मेरे 15 मिनट में ये बेक हो चुके थे। फिर से मैं दोहरा देती हूँ, 160 डिग्री ओवन का टेम्परेचर होना चाहिए बोथ साइड में, यानी ऊपर नीचे के रॉड चालू होने चाहिए। और आपको अगर लगे कि ऊपर वाले में कलर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा बटर या घी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं लगाया था, लेकिन बाहर निकाल लिया प्रॉपर, उसके बाद मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी इसके ऊपर। अब देखिए घी लगाया था बहुत ही हल्का फुल्का, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और थोड़े से ठंडे होने के बाद 10-20% आप ठंडा होने दीजिए। इसके बाद मैं आपको अब इसमें से निकाल के दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी चिपके नहीं है। और साथ ही इसके नीचे भी कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है, आप देखते रहिएगा। तो देखिए बहुत आसानी से ये प्लेट से अलग हो जाते हैं।
अब मैं आपको नीचे का हिस्सा भी दिखाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी देखिए नीचे में हमारा कलर कितना बढ़िया है, कितना प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन गोल्डन। ऊपर भी हमारा गोल्डन कलर है और ये एकदम सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा ये गर्म है, इस वजह से थोड़ा सा उठाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं बाकी के भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए आराम से ये निकल जाते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों को मैंने सर्व कर लिया है और इसका देखिए कितने सॉफ्ट है ये, है ना, एकदम सॉफ्ट। और सभी की सभी नीचे आप कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा सा कलर आया है। तो तैयार है हमारे मैकडोनल्ड स्पेशल वेज जिंगी पार्सल या वेज पार्सल। आप इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, रात के खाने में भी इसे ले सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट करें, ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले, और ये फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।